चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आपकी वर्कशॉप चल रही है द योगा फॉर साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ, यही है ना, कि कैसे हम अपने इस जीवन को या लाइफ को कैसे योग से युक्त करें। क्या स्किलफुली हम जिए कि हम कम से कम हमारा दुखों से इंटरेक्शन हो। कभी भी हम कोई चीज़ की नई इन्वेंशन कब करते हैं, जब हमारे जीवन में कोई ना कोई दुख आता है। तो फिर हमें वो सोचने में मजबूर करता है कि इस ऑब्स्टेकल से हम कैसे बाहर निकलें, यही होता है ना। तो ये तो आउटर वर्ल्ड में होता है कि भाई ठीक है, आज हम कोई कहीं जा रहे हैं, कोई रास्ता ख़राब है तो हमने तो सड़क बना ली, ये ठीक हो गया, उसने हमारा रास्ता ईज कर दिया, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी कर दी। तो आउटर वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम अपनी समझ से, साइंस से ठीक कर लेते हैं, यही होता है ना। अब जिस लाइफ की हम बात कर रहे हैं वो हमारे इनर वर्ल्ड से रिलेटेड है, कि कैसे हम अपने इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में बैलेंस क्रिएट करें। एक हमारा इनर वर्ल्ड है जिसको योग में हम अंतःकरण के रूप में समझेंगे कि हमारा मन क्या है, चित्त जिसको आप अभी तक शब्द सुनते आ रहे हैं ना, चित्त क्या होता है, माइंड क्या होता है, उसके मॉडिफिकेशन क्या होते हैं, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, कैसे उसको हार्मोनाइज करें। क्योंकि पहले हम सोचते हैं, कोई किसी भी काम करने से पहले हम सोचते हैं, फिर वो एक्शन में आता है। यस और नो, आता है कि नहीं आता? अब दोनों तरफ गड़बड़ हो सकती है, या तो सोचने में हमारे गड़बड़ हो जाए और जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाए। तो कैसे हम अपने इनर और आउटर वर्ल्ड में बैलेंस क्रिएट करें, ये हमारे योग का लक्ष्य है। इसीलिए हम जब परिभाषित करते हैं, गीता में भी आता है ना, समत्वम योग उच्यते, इट क्रिएट्स इक्विलिब्रियम। अब उसको आप मेडिकल साइंस की भाषा में समझते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं हम उसको? होम्योस्टेसिस, अ स्टेट ऑफ बैलेंस इनसाइट। जो भी आपकी बायोकेमिस्ट्री है वो सम अवस्था में रहनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपकी जो आउटर कंडीशन है वो कैसी भी हो, पर आपका जो इनर जो केमिस्ट्री है वो आपकी सम होनी चाहिए। और जब हम फिर उसी में आगे का योगः कर्मसु कौशलम, कि एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जिसको हम इनबिल्ट करके, इनकॉर्पोरेट करके अपनी लाइफ में जो भी टीचिंग्स हमें योग से मिलती हैं, कि कैसे अपने जीवन को हम बैलेंस करें थॉट लेवल पे, एक्शन लेवल पे, और फिर अगर हम अपनी लाइफ को सस्टेन करें, जिए, तो हम कम से कम गलती करेंगे और कम से कम हम दुखों के भागी होंगे। यस और नो? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो मेंटल इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन्ड होना चाहिए। आइए बैठिए प्लीज। तो वो कह रहे हैं कि समत्वम योगुच्यते, और पहले अपने माइंड को बैलेंस करो, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, और फिर आप अपना कार्य करो, तो फिर आपकी कम से कम गलती होंगी और आप अपना कार्य अच्छे से कुशलतापूर्वक कर लेंगे। सो इट्स ए टूल, इट्स ए टेक्निक। गीता में ये किस रूप में आया? युक्ति के रूप में, टेक्निक के रूप में आया है, कि आप इस टेक्निक को अप्लाइड करो और फिर आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को रिगेन करो। क्योंकि सारी जो हमारी जो गलतियां होती हैं वो कब होती हैं? जब हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारा मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, हमारी जो साइकी की जो हायरार्की है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे ऊपर क्या है हमारे पास? बुद्धि, जो हमारे को एनिमल वर्ड से डिफरेंट बनाती है। पशुओं और इंसान में क्या अंतर है? हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है? बुद्धि, सोच समझने की ताकत हमारे पास अच्छी है, बाकी सब कुछ सेम ही है। उसके पास भी इंद्रियां हैं, मन है, इमोशंस है, हमारे पास भी है ना। तो वो पशु वृत्ति है और हमारी कौन सी वृत्ति है? मनुष्य वृत्ति है। तो ये तभी होगी जब वो हायरार्की जो है हमारी रिस्टोर रहे, मेंटेन्ड रहे, बुद्धि बुद्धि की अवस्था में रहे, मन मन की अवस्था में रहे, इंद्रियां इंद्रियों के स्थान पे रहे। जब ये
अपने अपने स्थान से हट जाएंगे तो वो क्या क्रिएट कर देंगे? इम्बैलेंस क्रिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? इम्बैलेंस क्रिएट कर देंगे। मन बुद्धि पे हावी हो गया। बुद्धि के सोच समझने की शक्ति जो है उसने छीन ली। अब बैटल फील्ड में जाके अर्जुन जो है वो इमोशनली स्टकअप हो गया। वो कह रहा है भाई मेरे रिश्तेदार हैं सामने, मेरे भाई भतीजे, मेरे टीचर हैं, गुरु हैं, मैं इनके ऊपर कैसे बाण चलाऊं? अब क्या बीच में आ गया? ये मोह आ गया। क्या आ गया? मोह आ गया। और मोह इतना जड़ हो गया कि वो अपनी ड्यूटी भूल गया। सो उसके इनर वर्ड ने उसके आउटर वर्ड को पकड़ लिया, वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाया। अब वो कह रहा है मैंने लड़ना नहीं, मैंने जाना है यहाँ से। तो वो उसकी माइंड ट्रेनिंग वहाँ से शुरू होती है कि भाई अब तुम बैटल फील्ड में हो, यहाँ पे कोई आपका इमोशनल इफ एंड बट नहीं चलेंगे, आपको यहाँ ड्यूटी करनी है। पर ड्यूटी के बीच में कौन आ रहा है? इमोशंस आ रहे हैं, तो वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। आप अपने दैनिक जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, आपके मूड्स जो कीप ऑन चेंजिंग, इमोशंस जो कीप ऑन चेंजिंग, सुबह से शाम तक आप पता नहीं कितने भावों में घूमते हुए जाते हो। और अब तो वैसे भी इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इन्फ्लक्स है कि आपको अपनी कंसंट्रेशन को रिटेन करना एक इतना बड़ा चैलेंज है कि वो आपकी अटेंशन को हैकिंग कर रहा है। पासवर्ड हैकिंग, अकाउंट हैकिंग, ये तो हमने सुना था। अब क्या है? अटेंशन हैकिंग। आपकी एकाग्रता भंग हो रही है, हो गई है। और वो जब एकाग्रता भंग हो गई तो वो जो स्व की अवस्था थी, जो हमारा शुद्ध स्वरूप था, वहाँ से हम विचलित हो गए, हट गए। उसी को हम आयुर्वेद की या मेडिकल की भाषा में क्या बोल देते हैं? अस्वस्थ। क्या बोल देते हैं? अस्वस्थ। और स्वस्थ का मतलब क्या है? स्व में अवस्थित होना। जो हमारा शुद्ध स्वरूप था, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, वो उस रूप में अवस्थित नहीं है। वो भावों, इमोशंस के रूप में बह गया और वो अवस्थित हो गया, इम्बैलेंस हो गया। तो ये छोटा सा उसका स्ट्रक्चर है कि बुद्धि बुद्धि की जगह पे नहीं है, मन मन की जगह पे नहीं है, इंद्रिय इंद्रिय की जगह पे नहीं है, सबका। और इसी को वो बड़े अच्छे एग्जाम्पल से, जो मैं अक्सर आपको समझाता हूँ, वो जो चैरिट की एनालॉजी है उससे समझाते हैं। घोड़े क्या है? हमारी इंद्रियां। मन क्या है? हमारा लगाम। और बुद्धि क्या है? सारथी। और जो उसमें सवारी बैठी है वो आप हैं, आपकी सोल है, रथी। और वो जो जीवन का रास्ता है वो मार्ग है जिस पे आप चल रहे हैं। अगर वो घोड़े आपके उस लगाम की कंट्रोल में नहीं है तो वो कहीं से कहीं आपको ले जाएंगे। आपने कहीं जाना था, पहुंचा कहीं देंगे आपको। और लगाम किसकी कंट्रोल में थी? बुद्धि की। बुद्धि ने अपना काम ढंग से नहीं किया, लगाम ढीली हो गई, मन ने अपना काम ठीक से नहीं किया, और फिर वो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं वो आपको आउटर वर्ल्ड में कहीं से कहीं ले जाएंगे और फिर आपको अपनी स्व से दूर कर देंगे। जितना आप अपने आप से दूर चले जाएंगे उतना वापस आना मुश्किल हो जाएगा। एक डाइवर होता है ना, जो गोताखोर होता है, जो पानी में जाता है तो उसकी जो रस्सी होती है ऊपर होती है। वो टाइम सेट करके जाते हैं, भैया इतनी ऑक्सीजन है, इतने मिनट का तेरे को टाइम है, 20-25 मिनट का, तूने अपनी रिसर्च करनी है, फिर आ जाना है। अगर वो रस्सी ना बांधे, टाइम सेट ना करें, तो वो फिर कहीं से कहीं निकल जाएगा, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए खतरा हो जाएगा। तो जब हम अपनी मूल स्वरूप से, शुद्ध स्वरूप से जितना दूर चले जाएंगे, फिर वापस आना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज इतनी बड़ी इमोशनल इंस्टेबिलिटी खड़ी हो रही है। हम समझ नहीं पा रहे अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, भावनाओं को कैसे समेटे, कैसे संभालें। 6-6 महीने की, साल की अपॉइंटमेंट साइकोलॉजिस्ट के पास पड़ी हुई है। इतना केओस बना हुआ है। रात के अंधेरे में, जो दिन में हम इंटेलेक्चुअल लोग नज़र आते हैं, सब अपनी साइकोलॉजी काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं जीवन को। और हमारे यहाँ ये बिल्कुल सहज था, एक योग में जीवन जीना था। उसके कुछ प्रीसेप्ट से पैरामीटर्स थे कि भाई जितना आपको चाहिए उतना आप यूज़ करो, इसलिए अपरिग्रह था। अब जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा कर लिया तो इकट्ठे को आपने कहीं इन्वेस्ट करना है, फिर नई टेंशन, फिर उसका रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर नई टेंशन। तो आप खुद से अपनी इंद्रियों को छोड़ रहे हैं और अपने भावों को छोड़ रहे हैं, तो वो भगाते जाएंगे आपको आउटर वर्ल्ड। जो थोड़ा सा था तो आपको पता था बस इतने से काम चल रहा है, इतना ही था मेरे पास, तो वो बैलेंस था ना। तो हमने अपने आप को उसमें एक्सपेंड कर दिया, उसको करना कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड था, पर मेटरलिस्टिक वर्ड को एक्सपेंड कर दिया। वो उल्टा हो गया हमारा। बुद्धि को बढ़ाओ ना, बुद्धि कितनी मर्जी है, हमारे पास सीखने को कितना कुछ है, कलाएं हैं, साहित्य है। वो भर्तृहरि कह रहे हैं, साहित्य संगीत कला विहीना
जैसे पशु पूछ वही ना, कि अगर आपकी लाइफ में वो जो एस्थेटिक इमोशंस नहीं है, एस्थेटिक एंजॉयमेंट नहीं है, रसानुभूति नहीं है, तो जीवन जो है वो पशुओं के समान है, फिर तो वैसे ही है जैसे हम वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। इसी को वो साइकोलॉजिस्ट वो ब्रेन की लोब्स की थ्योरी से समझाते हैं कि यू हैव अ लेफ्ट हेमिस्फेयर एज वेल एज राइट हेमिस्फेयर। यही समझते हैं ना, सुनते हैं ना। अब हमारे पास सोसाइटी का इतना प्रेशर है कि ये सोसाइटी हमें लेफ्ट लोब ओरिएंटेड सोसाइटी है, जो हमें हमेशा कंपटीशन में धकेलती है, हमेशा हमें लॉजिकल एनालिटिकल इन्हीं चक्करों में डाल के रखती है, कंपटीशन है ना। तो हम कहीं ना कहीं अपनी जो एस्थेटिक बीइंग है, हमारी जो इमोशनल बीइंग है, उससे दूर चले जाते हैं। हमें उसके अंदर बैलेंस क्रिएट करना नहीं आता, वहाँ से वापस आना नहीं हो पाता हमसे, क्योंकि हमने कभी अपनी एस्थेटिक बीइंग को कभी यूज़ ही नहीं किया। और वो कब होगी, जब आप वर्बल से नॉन वर्बल में जाएंगे। अभी ये पता नहीं यहाँ वो जो स्टूडियो वाले लोग आए हुए हैं, यहाँ थिएटर वाले कौन है, कोई आया है जो उनके लिए सुनने का था, वो है नहीं यहाँ। तो थिएटर की भाषा में, साहित्य की भाषा में, जब वो आर्टिस्ट अपने भावों को देखने वाले को अनुभूति कराता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रसानुभूति। क्या बोलते हैं, रसानुभूति, एस्थेटिक एंजॉयमेंट। और जो रसानुभूति करने वाला है वो भी तभी रसानुभूति कर पाएगा जब उसके अंदर वो इमोशंस हैं, वो सेंटीमेंट्स हैं, वो भी सहृदय है, उसमें भी वो एस्थेटिक टेस्ट है। हम कई लोग होते हैं ना, पिक्चर देखे चले जाते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या बकवास पिक्चर दिखाई, दूसरा तो बड़ा एंजॉय करके आ रहा है, आप कह रहे हो मुझे नहीं अच्छी लगी। क्यों, आपने वो, आपका वो टेस्ट ही नहीं था। हम सबके अपने अपने टेस्ट हैं, सेंटीमेंट्स हैं, और जितने भी टेस्ट सेंटीमेंट्स हैं उसको हमारी जो फिलॉसफी और साइकोलॉजी वो समेट के 3 गुणों में ले आती है। वो क्या है, सत्व, रज और तमस। चाहे वो फिजिकल बीइंग है, चाहे वो आपकी मेंटल बीइंग है। अब पतंजलि जो हमारे शुरुआत ही वहीं से करते हैं, चित्त की भूमि से वो स्टार्ट करते हैं। जो पहला उनका श्लोक है, सूत्र है, अथ योग अनुशासनम, कि मैं अब यहाँ से योग को अनुशासित करता हूँ। उस अथ के और अनुशासन के कई मीनिंग हैं। तो जब हम उसकी डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले जिस माइंड ट्रेनिंग की हमें, साइकोलॉजी की जो बात पतंजलि हमें कह रहा है, चित्त की वृत्तियों की निरोध की बात कर रहा है, उससे पहले वो चित्त के स्वरूप को समझाते हैं इस पहले सूत्र के माध्यम से, कि ये जो माइंड फैकल्टी आपकी है, थिंकिंग फैकल्टी है, ये है क्या, इसकी हायरार्की क्या है, इसकी क्या कंपोजिशन है, इसका स्टफ क्या है। अब वो वेस्टर्न वाले तो सारा स्टफ ढूंढते हैं ना, क्योंकि वो स्टफ ढूंढ लिया तो फिर वो केमिकली बना के उसको रिस्टोर कर लेंगे। अब इतना बड़ा चैलेंज बिल्कुल हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हम्म? पर वहाँ भी एक चीज़ बची हुई है कि वो हमारी जो चेतना है वैसी चेतना नहीं बना सकते। वो तो भगवान के हाथ में है ना। नहीं तो फिर सारे वो पुराने जितने भी लोग हमारे चले गए सबको इकट्ठा कर हम वापस से रिवाइव कर लेंगे। कॉन्शियसनेस अभी वो वही है, आत्मा जिसको हम समझते हैं, वो अभी भगवान के हाथ में। तो अभी भी हमारे पास कुछ बचा है, अगर हम उन चीज़ों को समझ लें, कर लें। नहीं तो ये हर चीज़ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जगह घेरती जा रही है। बड़े से बड़े ऑपरेशन कंप्यूटर नेविगेटेड हो रहे हैं, बड़े से बड़े काम सब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी इंटेलिजेंस ने काम करना बंद कर दिया है। जिन्होंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी यूज़ की थी, वो 8 से 10% यूज़ की होगी, बाकी अनयूज्ड वापस चले गई होगी। तो पतंजलि तो स्टार्ट ही वहीं से कर रहा है कि ये जो माइंड की एनर्जी है, जो कितनी और कितने कोनों में, कितनी कितनी डायमेंशंस में बाहर जा रही है, चित्त की वृत्तियां किस किस रूप में जा रही हैं। जैसा आपका चित्त होगा, वृत्ति सारूप्य मित्रम, चौथे सूत्र में वो कह रहे हैं कि जैसे आपकी चित्त की वृत्ति होगी वैसे ही आप बन जाएंगे, वैसी आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो सबसे पहले वो उस चित्त को समझाते हैं कि ये चित्त क्या है, इसका माइंड स्टफ क्या है, ये बनता क्या है, इसकी हायरार्की क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर हमें थोड़ा सा इसका ज्ञान होता है और फिर हम इन योग सूत्रों की और अपनी साइंस की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं, तो हमें अपनी उस इमोशनल वेलबींग को रिस्टोर करने का एक एक तरीका समझ में आ जाता है। और वंस वी अचीव टू रिस्टोर आवर इमोशनल स्टेबिलिटी, सो वी कैन डू वंडर्स। लास्ट में जब 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है कि भगवान आपने मेरा जो मोह रूपी जो बंधन था वो हटा दिया। जिस मोह से मैं बंधा हुआ था कि मैं क्यों 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 लड़ाई करूं, क्यों इनको बाण चलाऊं, ये आपने मेरी इतनी इतनी बड़ी काउंसलिंग से ये सब हटा दिया,
जैसे ही वो मोह रूप, तमस रूप उसके दिमाग से वो हट गया, वो खड़ा हो गया दोबारा से अपनी ड्यूटी के लिए। तो जैसे ही हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी रिस्टोर हो जाती है, और सारा दिन आज आप बहाने लगाते हैं, आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं ये काम कल करूँगा, आज मैं यहाँ नहीं हूँ, आज मैं ये नहीं हूँ, तो ये सब क्या है? ये बता रहा है कि आप अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हैं। क्यों आपका मूड आपके दूर चला गया? आपका मूड क्यों स्विंग हो गया? हम्म? दवाई से रिस्टोर होना होता तो कब का हो जाता, है ना? वो तो इंटेंजिबल है, वो तो भाव हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, उसका तो कोई मटेरियल भी नहीं है हमारे पास, वो तो कीप ऑन चेंजिंग है। समझे आप? ये तो फिर तो हर कोई मूड स्विंग की दवाई खा लेता, लड़ाइयाँ ही खत्म हो जाती। भाव है। तो पतंजलि हमें वो बड़ी अच्छी गहराई की बात कर रहे हैं, और उससे पहले उस माइंड स्टफ से वो उस चित्त के बारे में बता रहे हैं कि ये चित्त जो है ये 5 तरह का है, उस उसकी कंपोजिशन की वजह से। और वो कंपोजिशन जिसको हम गीता में गुणास के नाम से पढ़ते हैं, वो यहाँ भी वही है। तो सटल बॉडी जो है वो हमारी 3 गुणों से बनी हुई है। वो क्या है? सत्व, रजस और तमस। ये शब्द सुने हुए ना आपने? इनको जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको समझ, इस पूरी योग साइंस को समझने का तरीका समझ में आएगा। जिसको वो कह रहे हैं कि ये चित्त की जो भूमि है, जिस पे जो ये जो हमारी मेंटल स्टेट है, ये 5 तरह की है। इफ़ इट इज़ टू मच स्लो, ये काम ही नहीं कर रही, बहुत स्लो है, रिजिड है, तो ये कौन सी अवस्था है? मूड अवस्था। कौन सी अवस्था है? मूड अवस्था, जिसमें तमस गुण भरा हुआ है, बढ़ा हुआ, एलिवेटेड है। दूसरी अवस्था ऐसी है जो रेस्टलेस है, जो कभी ठहराव में ही नहीं आ रही है, उसको उसने नाम दिया शिप्त अवस्था, वेवरिंग माइंड, रेस्टलेसनेस। कितने लोग हमें मिलते हैं ना, बड़े रेस्टलेस होते हैं, आप परेशान होते हैं उनके स्वभाव को देख के, यार ये कब टिकेगा, कब बात सुनेगा, कब रुकेगा। तो क्यों? उसमें वो रजस गुण जो गुण है वो प्रीडोमिनेंट हो जाता है, वो सत्व और तमस को दबा के एग्रीवेट होता रहता है। तीसरे तरह की पर्सनैलिटी वो डिस्क्राइब करते हैं विक्षिप्त अवस्था, जिसमें कभी कभी सत्व गुण बढ़ता है, कभी कभी वो, जैसे हम सब, जैसे अभी न्यू ईयर गया ना, हम सब ने कुछ ना कुछ संकल्प लिया होगा कि आज हम ये छोड़ देंगे, कुछ 2-3 दिन के लिए, है ना? इतना ही होता है, ज़्यादा ये भी ज़्यादा है ना? शाम तक आते आते कहाँ आ गया आपका रिजोल्यूशन है? क्योंकि हम उस पर अपनी विल पावर छोड़ देते हैं, हमारी विल पावर हमारा साथ ही नहीं दे पाती। संकल्प सब लेते हैं, कितने पूरा कर पाते हैं वो डिपेंड करता है। और चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था, जो शुद्ध शुद्ध सत्व की अवस्था है। और पांचवी जो निरुद्ध अवस्था है, उसका अलग डायमेंशन है। हमारे लिए तो ये 4 अवस्थाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में चलती हैं, और एकाग्र अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को विवेकानंद कंपेयर कर रहे हैं या लोएस्ट मैन और हाईएस्ट मैन में, कि जो जितना कॉन्सेंट्रेट होगा अपनी लाइफ में, जितना एकाग्र होगा, वही जीवन में आगे बढ़ जाएगा। और एकाग्रता तो हर क्षण आपके जीवन में काम करती है। आप ड्राइविंग कर रहे हो, बिना एकाग्रता के करोगे तो फिर क्या होगा आपको पता है। बच्चों को हम सुबह से शाम तक डांटते रहते हैं, तेरा ध्यान कहाँ है, तू तू ये सवाल कैसे गलत कराया, तेरा मन कहाँ था, है ना? आपके कान खुले, आँख खुली, मन कहीं है, आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मन यहाँ नहीं है, मन कहीं और है, एकाग्र नहीं। तो यहीं से पतंजलि स्टार्ट कर रहा है। पतंजलि तो पूरी पूरी साइकोलॉजी है ना, उसका तो काम ही चित्त की ट्रेनिंग है, माइंड की ट्रेनिंग है। वो इस माइंड को करने की आपको सारी ट्रेनिंग के मेथड वो अपने बताता है। तो जिस हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिस साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, वो साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ यही है कि किस तरह हम मन और इंद्रियों को अपने संयम में रखें, उनको अपनी सीमा में रखें, बुद्धि को बुद्धि के स्थान पे रखें। जब हमें डिसीजन लेना है तो डिसीजन लें, जब हमें भावों से काम लेना है भावों से काम लें। तो हर चीज़ हमारी प्रॉपर हायरार्की मेंटेन्ड रहे, वही स्वस्थ की अवस्था है। इसी को हम आत्मज्ञान भी बोलते हैं, अपने अपने आप का ज्ञान होना, आत्मज्ञान। फिर ये बॉडी जो हमारी डिफरेंट तरह की बॉडी हमारी क्रिएट हो रही है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। एक हमारी फिजिकल बॉडी है, एक तो हमारे पास पंचकोश का सिद्धांत है, ये सुना है ना आप लोगों ने? तो एक हमारी ये फिजिकल बॉडी है, जिसके अंदर हमारा ये सारा फिजिकल मटेरियल है, स्केलेटल सिस्टम है, आपका सारे सिस्टम है, ये सब कुछ इसके अंदर है। ये बॉडी किससे चल रही है? इसके ऑपरेटिंग फोर्स कौन से हैं? वात, पित्त और कफ, ये इसको चला रहे हैं हमारे योग की भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में। एक हमारी सटल बॉडी है, जो मनोमय कोश के नाम से आप पढ़ते हैं। इन दोनों के बीच में कौन सी डायमेंशन है हमारी? प्राणमय कोश, है ना, एनर्जी डायमेंशन है हमारी।
प्राणमय कोश का काम क्या है, जितनी भी जो चीज़ें हमारी क्रिया के रूप में, एक्टिविटी के रूप में चल रही हैं, वो प्राणिक ऊर्जा से चल रही हैं, आपकी प्राणमय कोश उनको चला रहा है। तो बीच में प्राणमय कोश है, ऊपर वो मनोमय कोश को भी पकड़ लेता है और नीचे आपके अन्नमय कोश को भी चलाने का उसके पास ताकत है, वही चला रहा है हमारा सारा। तो सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन सब प्राणमय कोश की वजह से चल रहे हैं। फिर उसके ऊपर आपका मनोमय कोश है, जिसमें आपके सारे इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग्स आती हैं, ये सारा आपका मनोमय कोश है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही आपकी वो ब्रेक इवन पॉइंट है जो जहाँ पे आपको पहुँचना है। अगर आप इसको आउटर वर्ल्ड में ज़्यादा घुमाएंगे तो इनर वर्ल्ड से ये दूर चला जाएगा, और फिर जब कभी इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तो इसको अंदर की डोर के साथ भी अटैच रखना है। जैसे वो गोताखोर अगर उस डोर को छोड़ देगा तो वो खो जाएगा, उसको वापस नहीं आ पाएगा। तो वो टाइम सेट करते हैं ना, तो वो खींच लेते हैं उसको कि भाई अब 20 मिनट्स हो गए, इसको वापस बुला लो। तो अगर ये डोर अपनी स्वा के साथ, अपनी इनर बीइंग के साथ नहीं जुड़ी हुई, तो फिर वो मन आपको कहीं का कहीं ले जाएगा। तो वो कौन सी हमारी डायमेंशन है, हमारी इमोशनल डायमेंशन, जिसको हम क्या कहते हैं, मनोमय कोश। वो प्राणमय कोश के पीछे है, उसको चलाने वाली। और उसके पीछे उस मन को चलाने वाली डायमेंशन वो कौन सी है, हमारी इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, विज्ञानमय कोश, जिसके अंदर हमारा डिसीजन मेकिंग है, सीट ऑफ विल पावर है। वो हमारा कौन सा कोश है, विज्ञानमय कोश। और उसके पीछे वो जो आत्मा का प्रकाश है, जहाँ सबसे पहले पड़ता है, जिसको हम आनंदमय कोश कहते हैं, जहाँ से हमारी इच्छाएं, डिजायर सब बनती हैं, कारण शरीर जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो 5 कोश हैं, इसको और हम शरीर के रूप में समझें तो जो आउटर बॉडी है वो हमारा स्थूल शरीर है। वो कौन सा है, स्थूल शरीर। और उसको चलाने वाले फोर्सेस कौन से, हमारे वात, पित्त और कफ। और जो सटल बॉडी है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है और विज्ञानमय कोश है, उनमें से भी मनोमय कोश हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इसको चलाने वाली, या ये किससे बनते हैं, इसकी सत्ता का आधार क्या है, वो हमारे इमोशंस, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है। ये सब काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सब हमारे मनोमय कोश के आधार हैं। उनकी उसकी सत्ता उस पर खड़ी है। कोई भी काम हम करेंगे तो उसके लिए हमारे में हमें उसका प्रयोजन होता है ना, इच्छा होती है। बिना इच्छा के हम कैसे काम करेंगे। अब हम कह रहे हैं जी, अब आप कहोगे जी गीता में तो कहा निष्काम भाव से काम करो, है ना, बिना आसक्ति के। तो उसका क्या लॉजिक है वो भी हम समझते हैं कि जब भी हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए इच्छा तो होनी चाहिए ना। इच्छा होनी तभी आप कोई काम करोगे ना, कोई इच्छा होगी तो आप कोई काम करोगे। तो तो कामना तो होनी चाहिए, बिना कामना के आप कैसे कोई काम करोगे। बट इट शुड बी अंडर कंट्रोल। उनके कहने का मतलब क्या है, इट शुड बी अंडर कंट्रोल। वो ऐसी कामना ना हो कि जो आपके मेंटल वेलबींग को डिस्टर्ब कर दे। तो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ जब अंडर कंट्रोल रहते हैं, इसी को पतंजलि क्या बोलते हैं, वशीकार वैराग्य, कि मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। इसी को गीता क्या बोलती है, जितेंद्रिय, कि आपका मन और इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। उसका कहने का मतलब कि इस मन और इंद्रियों के अंदर जो रहने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ हैं, दे मस्ट बी अंडर कंट्रोल, वरना ये फिर आपको कहीं से कहीं ले जाएंगे। फिर आप कहेंगे आई एम सॉरी। फिर सॉरी के अलावा हमारे पास कुछ बचता नहीं है बचाव के लिए, है ना। तो ये उस वैराग्य का मतलब भी है, और ये उस अनासक्ति के भाव का भी मतलब है। अगर हम आसक्ति कर लेंगे, बॉन्डेज बना लेंगे, मोह पैदा कर लेंगे, तो वो हमारे लिए बंधन का कारण बन जाएंगे। जैसे अर्जुन के लिए हुआ, उसने वो जो जो मोह था वो बंधन का कारण बन गया उसके लिए। एकदम उससे डिटैच नहीं हो पा रहा, वो बार बार उसको वो एग्रीवेट कर रहा है कि भाई मैंने बाण चलाना ही नहीं। वो अपनी ड्यूटी का एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा। मोह बंध गया ना, तो अब ड्यूटी के बीच में मोह आ गया तो कैसे होगा। इमोशनल, तो वो ये इमोशंस को हमें कैसे स्टेबल करना, इक्विलिब्रियम में लाना। इसलिए कहा ना योगः कर्मसु कौशलम, कि जब आप योग से युक्त होंगे, आप बैलेंस्ड फॉर्म में होंगे, तभी आप अपना कार्य, और फिर आपका रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा। फिर आपको कुछ संशय की, विपर्य की, इस तरह के जो भी डाउट्स हैं वो रहेंगे नहीं। संशय और विपर्य कहाँ होता है, जब आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होता। व्हेन यू क्रिएट डाउट बाय यूर सेल्फ कि भाई पता नहीं क्या होगा। कल्पना में आप कितना कुछ बोल लेते हैं, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, कल्पना में चले जाते हैं आप, और कल्पना फिर तो आपको कहीं भी ले जाएगी, उसका तो कोई सीमा ही नहीं है। तो हमें तो उसकी फिजियोलॉजी समझनी है ना, कि क्यों, कहाँ से वो इमोशन हमारे बन रहे हैं, कैसे हमें उनको चैनलाइज करना है। उसको चैनलाइज करना नहीं आ रहा था अर्जुन को बैटल फील्ड में, उसके इमोशन एकदम ब्रस्ट हो गए। वो एनर्जी उसको चैनलाइज किसने कराई,
भगवान ने, कि भाई अब तो उसको डायरेक्शन किसने दी? भगवान ने। माँ बड़े इनोसेंट वे में वो पूछते हैं कि भाई ये मन तो बड़ा चंचल है, इसको मैं कैसे रोकूं? वो कहते हैं मान ली तेरी बात कि ये मन उतना ही चंचल है, जैसे इतना ही मुश्किल कंट्रोल करना जैसे हवा को हाथ से पकड़ना। कैसे पकड़ोगे आप? पर अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से तू इसको कंट्रोल कर सकता है। और अभ्यास और वैराग्य की जितनी अच्छी डेफिनेशन पतंजलि ने दी है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अभ्यास के लिए वो 3 एडजेक्टिव लगा रहे हैं अपनी डेफिनेशन में। सा तू दीर्घ काले निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काले, रेगुलर, लंबे समय तक, निरंतर, रेगुलर, सत्कार सेवितो, श्रद्धा पूर्वक। अब आप संडे के संडे प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट भी संडे के संडे ही आएंगे। दीर्घ काल, निरंतर, सत्कार सेवित हो, तब जाके वो दृढ़ भूमि होगा, स्टेबल होगा, आपकी पर्सनैलिटी इक्विलिब्रियम में आएंगी, तब आप एक हेल्थी पर्सनैलिटी कहलाएंगे, जिसको आप ये जो द वे ऑफ जो साइंटिफिक लिविंग है तब मानी जाएगी कि आप छोटी मोटी अप एंड डाउन्स जो ड्यूअलिटी है इन सब में समभाव रहेंगे। कोई जरा सा विक्षेप आया बाहर से, कोई जरा सा स्टिमुलेशन आया, आपकी पर्सनैलिटी बिखर गई, तो काहे के आप योगी और काहे की आपकी पर्सनैलिटी। यही हो रहा है ना। जरा सा कोई स्टिमुलेशन आता है, जरा सा कोई विक्षेप आता है, पर्सनैलिटी बह जाती है, भावनाएं खींच के ले जाती हैं, बहा देती हैं। बड़े बड़े जो कितनी पीछे कैंपेनिंग टीवी में कितने सब चीज़ें हमें देखने को मिली, बड़े बड़े ये भी ऐसा हो गया, बह गए, नहीं कंट्रोल कर पाए, तो इमोशनल स्टेबिलिटी गई आपकी, तो गए आप। इसी को हम बुद्धि भ्रष्ट होना कहते हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इसी को आप साइकोलॉजी में ले जाओ, लॉस ऑफ मेमोरी बोल देते हैं, स्मृति भंग हो गई आपकी, वही अल्जाइमर बन जाता है। जो जितनी मर्जी बीमारियां, साइकोसिस, न्यूरोसिस, नर्वस ब्रेकडाउन, न्यूरो सर्किटरी ब्रेकडाउन, वो सब आप समझ लो, इन्हीं चीज़ों से समझोगे आप, और कैसे समझोगे? मतलब वो जो कनेक्टिविटी थी, वो कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई आपकी। गुस्सा आया, आवेश आया, वोल्टेज बढ़ गया। अब घर में कभी वोल्टेज बढ़ जाता है तो टीवी फ्रिज खराब हो जाते हैं ना, एकदम इतना वोल्टेज आया, उसने उसको सह ही नहीं पाया। ऐसे ही आप गुस्से में आ गए, आवेश में आ गए, आपकी इम्पल्स इतनी पावरफुल हो गई, उसने आपका वो कर दिया, एक तरफ कोई पैरालाइज्ड हो गए या कुछ ब्रेन हेमरेज हो गया। तो कितनी पावर होती है इमोशंस में। अगर आपने इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रखी उस समय, अपने आप को कमांड नहीं दी, क्योंकि इमोशंस तो इनवॉलेंट्री हैं, वो तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से आ रहे हैं। ये साइंस हमें बताएगी कि उन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, उस इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है। तो वो जो बात बीच में रह गई हमारी सत्व, रजस और तमस गुण की, तो रजस और तमस गुण जो हैं उनको हमें बैलेंस करना है। दैट इज समथिंग, दैट इज द होल ऑफ योग साइकोलॉजी, कि कैसे तीनों गुण तो रहेंगे, पर अगर रजस बढ़ गया तो आप वेवरिंग माइंड हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, चंचल हो जाएंगे। मन क्या है? चंचल है, उसकी चंचलता उसका गुण है। तो उसको कैसे निरोध करना है, वही पतंजलि ट्रेनिंग बता रहा है, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम से, तीसरे अध्याय में, कि पहले उसको ट्रैंकुलाइज करना है, पहले उसको थोड़ा स्लो डाउन करना है। इस पंखा है, इसकी स्पीड है, इसको मैंने रेगुलेटर से रेजिस्टेंस बढ़ाया, 1 पे ले आया तो ये स्लो हो जाएगा। ऐसे ही उस माइंड के मॉडिफिकेशन को, जो कीप ऑन रनिंग है, उसको इनवॉलेंट्री सिस्टम को मुझे थोड़ा सा स्लो डाउन करना है। किससे करना है? उसके मेथड है, वो बताएगा आपको, चित्त प्रसादन के उपाय बताएगा फर्स्ट चैप्टर में। और हमारे पास प्राणायाम सबसे अच्छा मेथड। तो जब मैंने मेरे को इसके ऊपर क्या लिखा है ये पढ़ना है, तो अब ये तेज चल रहा है तो मैं कैसे पढ़ूंगा? नहीं पढ़ पाऊंगा ना। मैं इसको जब स्लो कर दूंगा तो ये धीरे धीरे चलेगा, मैं पढ़ लूंगा कि इस पर क्या लिखा होगा। यस और नो? तो पतंजलि बताएगा कि कैसे इस माइंड के मॉडिफिकेशन को पहले स्लो डाउन करना है, फिर इसको एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक जीवन के एक उद्देश्य के ऊपर एकाग्र करना है। इसको वो क्या बोलेगा? समाधि परिणाम। समाधि का मतलब पतंजलि के लिए क्या है? एकाग्रता, चित्त को एकाग्र करना। और फिर आपको हार्मोनाइज करना। एकाग्रता की अवस्था में आप कैसे हो जाएंगे? हार्मोनाइज, बैलेंस हो जाएंगे। इसी को हम साहित्य की भाषा में, थिएटर की भाषा में हम क्या बोलते हैं? समाधि को रसानुभूति। क्या बोलते हैं? रसानुभूति। रस की अनुभूति की आपने, आप रोमांचित हो गए, आप में एस्थेटिक इंजॉयमेंट को फील किया। आप थिएटर देखने गए और आपने अपने आप को उस रोल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जिसमें उस आर्टिस्ट ने उस अभिनय को निभाया, और आपने अपने आप को उसके साथ इक्विलिब्रियम में ले आए। तो आप वो अपने जो कहना चाह रहे हैं वो मैसेज आपने रिसीव कर लिया,
और उस समय आप बैलेंस हो गए। इसी को एरिस्टोटल अपनी पोइट्री में क्या कहता है, कैथारसिस। सुना ना आपने शब्द कैथारसिस? आपने रो दिए तो आपके इमोशंस बाहर आ गए, आप हल्के हो गए, यू फील लाइट। आप में बड़ा गुबार भरा हुआ था, आपने वो पिक्चर देखी, अपने आप को वैसा उस रूप में ढाल लिया, कुछ देर के लिए आप रिलैक्स हो गए, और वहाँ से जब वापस आए, इसी को लेके तो हमारे ये नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई थी। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि बोले प्रभु ये जो आम जनता है इनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम क्या करें, जो उस तरह से पढ़ती नहीं है, ज्ञान योग नहीं कर रही, या उस तरह से जिनको नॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए आप कुछ करो। तो वो सारे वेदों से मिला के एक नाट्य शास्त्र बनाते हैं। ये भी हमारा एक उपवेद है। किसी से साम से म्यूजिक लेते हैं, ऋग से कुछ लेते हैं, अर्थवेद से कुछ लेते हैं, अथर्ववेद से कुछ लेते हैं, सारे वेदों से वो निकाल के नाट्य शास्त्र की रचना करते हैं। 9 रस बनाते हैं कि ये 9 रस आप नाट्य शास्त्र को लेके फील कर सकते हो। तो नाट्य शास्त्र का भी क्या प्रयोजन था, उस मानसिक स्वास्थ्य को रिस्टोर करना, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को रिस्टोर करना। अब कुछ अलग मायने हो गए, अलग बात है। पहले जो नाट्य शास्त्र जिस चीज़ को लेके चला था वो सब्लिमेशन के लिए, साधारणीकरण के लिए हुआ था कि आप फिर से अपनी वो जो मेंटल, क्योंकि हमारे जितने भी साइंस हैं, आप जो मर्जी शास्त्र उठा लो हमारा, वो सारे आपके मेंटल प्यूरिफिकेशन के लिए हैं, चित्त प्रसादन के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए, शांति के लिए। कोई सा शास्त्र आप उठा लो, चाहे साहित्य ले लो, काव्य ले लो, ये सब इसी लिखे जाते थे कि आप पढ़ें और आनंदित हों और शांत हो जाएं। पढ़ के आप शांत हो गए? वो तो कह रहे हैं साहित्य को पढ़ना और लिखना वो भी समाधि है, क्योंकि लिखना है तो आपको एकाग्रता चाहिए ना, तो फिर आपको सारे थॉट्स को एक ही जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ऐसे कैसे आप कुछ नया विचार बना लेंगे? तो रुकना पड़ेगा आपको अपने मन से, फिर उस एक विचार को लेकर चलना पड़ेगा, फिर वो पोएट कुछ नई कविता लिख जाता है। उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी इज व्हाट? एनी न्यू आइडिया। वो तभी आएगा जब ये हैपेजेड माइंड जो है कुछ देर के लिए रुक जाए, ट्रैंकुलाइज हो जाए। मैं आपको एक दीवार दे दूं गंदी सी और कहूँ इस पर पेंटिंग करो, आप क्या कहोगे? सर ये तो गंदी है, मैं इस पर कैसे करूँगा, पहले इसको साफ करो आप। अच्छा जी, अब मैंने इसको साफ कर दी, देन इमीडिएटली यू मेक अ गुड पेंटिंग ऑन दैट। तो ऐसे ही इस बोर्ड को, इस जो हार्डवेयर है, इसको आपको साफ करना आना भी चाहिए इमीडिएटली। यही वो अभिनय अभिनय में यही वो एक्टर करता है। उसी को उस जो हमारे यहाँ बहुत अच्छी किताब लिखी गई है अभिनय दर्पण, तो अभिनय कैसे करना है, व्हाट आर द गेस्चर्स, पोस्चर्स, है ना, क्योंकि उसने नॉन वर्बली कम्युनिकेट करना है, अपने भाव भंगिनाओं से, अपने एक्सप्रेशन से उसने उस चीज़ को देखने वाले दर्शक के ऊपर इम्पोज करना है, वहाँ तक उस मैसेज को पहुँचाना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो अगर उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं होगी तो वो उससे प्रभावित ही नहीं हो पाएगा, रसानुभूति नहीं कर पाएगा। तो आप कहेंगे यार ये तो ओवर एक्टिंग कर गया, इससे एक्टिंग हुई नहीं, आपको आस्वादन ही नहीं हुआ, रस का स्वाद ही नहीं चखा आपने, वो शांति आपको मिली नहीं। और वाइस वर्सा, उसने एक्टर ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी, उसके बाद वो कई दिन तक उसी रोल में लगा रहा, उसकी खुद की इमोशनल स्टेबिलिटी खराब हो गई। वो पिक्चर आई थी ना पीछे, तलवार पिक्चर आई थी, उसमें उस एक्टर ने काम किया, उसका इंटरव्यू आ रहा था, वो कहता मैं कई दिन तक उस रोल से बाहर नहीं आ पाया, उसकी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा हिट हो गई। तो एक्टर का काम तो बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको एक तो उस रोल में जाना है, अपने आप के एक्सप्रेशन लाने हैं, जिसको दिखाना है उसको पहले उसको खुशी देनी है, फिर अपने आप से वापस उस रोल से वापस खुद को बाहर निकालना है। और ये सब काम वो जो उसके ऑर्गेनिक इमोशंस हैं उसको इमीडिएटली करने, उसके लिए वो तभी कर पाएगा जब उसका वो माइंड शांत होगा। अगर उसमें लहरें होंगी, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कॉम्प्लिकेशन होंगे, वो उस रोल को निभा ही नहीं पाएगा, वो टाइम मांगेगा। इसलिए बहुत सारे एक्टर क्या करते हैं, वो जो रोल कर रहा होता है ना उससे पहले उस रोल में आ जाते हैं। जब मंगल पांडे पिक्चर आई थी, जो 6 महीने 7 महीने पहले आमिर खान मंगल पांडे बन के घूम रहे थे, देखा था ना, बड़ी बड़ी मूछें, वो रोल में घुसने की कोशिश करते हैं, उसके साथ जीते हैं वो, ताकि जब व्हेन दे कम ऑन द स्टेज इमीडिएटली वो डिलीवर कर सके। तो हमारे को वही टेक्निक दे रहा है योग की कि भाई आप योगी बनो। जीवन तो एक अभिनय है ना। एज ए पेरेंट आप फादर की ड्यूटी निभा रहे हो, एज ए टीचर ये टीचर की ड्यूटी, हर कितने अभिनय तो एक आम आदमी जीवन में निभाता है। एज ए स्टूडेंट वो निभा रहा है, एज ए पेरेंट वो निभा रहा है, एज ए भाई बहन, कितने सारे उसको अभिनय जीवन में करने। उन सारे अभिनयों को वो सक्सेसफुली पूरा कर ले, उसके लिए तो योगी है। तो इमीडिएटली उसको वो भाव पैदा करने हैं, तो उसको उन्होंने कहा सात्विक भाव। तो सत्व अवस्था एक ऐसी अवस्था है, वही पतंजलि कह रहे हैं, आपको सत्व की शुद्धि करेगा आपके अंदर। वो सारा अष्टांग योग का जो मेथड है,
सारी आपके अंदर सत्व की शुद्धि करेगा, वो सारे इमोशनल को स्टेबल कर देगा। जब इमोशनल स्टेबल हो जाएंगे तो फिर आप कुछ भी रंग भरो उसके अंदर, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो उसके लिए वो मेथड है। अब प्राणायाम कितना बड़ा मेथड है जो आपकी सटल बॉडी को पकड़ता है। दुनिया में कोई साइंस ऐसी नहीं जो आपको ये मेथड बताने वाली है जो पतंजलि आपको बता रहे हैं, जो हमारी योग साइंस आपको बता रही है। उन्होंने ढूंढ निकाला कि ये जो मन है, बुद्धि है, जिसको आप चित्त कह रहे हैं, इसकी सत्ता किस पे? शरीर में प्राणों के रूप में ये अपना एक्सप्रेशन करते हैं। ये जो चेतना हमें दिखाई नहीं दे रही, आत्मा जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, वो जो हम सबके अंदर आत्मा है, उसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? ज्ञान, इच्छा और क्रिया के रूप में। नोइंग, फीलिंग और विलिंग, ये उसका ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन है, जिसको आप ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हो। तो इसको कैसे हमें चैनलाइज करना है, यही सारा योग सिखा रहा है आपको। तो वो जो चित्त है उसकी सत्ता हमारे शरीर में किस पे खड़ी है? प्राणों के ऊपर। किसके ऊपर खड़ी है? प्राणों की गति के ऊपर। जब आप खुशी के मूड में होते हैं तो चेक योर पल्स, बड़ी आराम से चल रही होगी। व्हेन यू आर इनटू द एंगर, जब आप गुस्से के भाव में हैं तो आपकी पल्स, तो आपकी जो पल्स है, आपके जो भाव हैं वो गुस्से के होंगे। यस और नो? तो आपकी पल्स आप चेक करेंगे तो वो इट इज़ हैपेजेट, आप कहोगे मेरी हार्ट बीट्स बढ़ गई। गुस्सा आते ही आपकी सारी बायोकेमिस्ट्री डिस्टर्ब होगी। तो शरीर को कंट्रोल करने के लिए कितना बड़ा साइंस हमारे पास, पूरा हठयोग खड़ा है। एक सूत्र में पूरा हठयोग समा दिया, चले बाते चलम चितम निश्चलम निश्चले भवे योगी स्थानुत्व। ये स्थानुत्व शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरेस्ट ऑफ मोशन, मतलब बिल्कुल स्टैंड स्टिल कर दिया, जिसको पतंजलि चित्तवृत्ति निरोध कह रहा, निरोध। यहाँ उस शब्द आया स्थानुत्व। योगी स्थानुत्व मापनोति तत्व वायु निरोध है, कि जैसी आपकी ब्रेथ होगी वैसा आपका माइंड होगा। दिस माइंड इज प्रोपोर्शनेट टू योर ब्रेथ। तो 5-10 मिनट कर लो प्राणायाम, क्या आपको दिक्कत आ रही? तो आपको कुंजी दे दी उसने, मुझे इस पंखे को कंट्रोल करना है तो मुझे इसके अंदर चलने वाले करंट को कंट्रोल करना है। दैट मीन्स पंखा थोड़ी धीरे हो रहा है, धीरे क्या हो रहा है? करंट। जो फोर्स इसको चला रहा है वो शरीर में हमारे क्या है? बायोमोटर फोर्स है आपका। और उसको कंट्रोल कैसे कर रहा हूँ मैं? वो रेगुलेटर से। यहाँ रेगुलेटर क्या है मेरे पास? ये जो जहाँ से वो जा रहा है, एक तो रास्ता ये है, इससे तो मैं योग के रास्ते से इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। और किस रूप में प्राण हमारे शरीर में जा रहा है, किस रूप में इम्पल्सेस पैदा हो रही हैं। ये 5 इंद्रियां हैं मेरे पास, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन। क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन। आँख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, टंग स्वाद लेती है, रसानुभव, जैसे कहा ना रसानुभूति। तो एक रस तो खाने से भी पैदा होता है और एक साहित्य का रस है जो देखने से अनुभूति होती है। रस रस में भी तो फर्क है ना। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भी आपके आहार हैं, ये आपके अंदर जा रहे हैं। जैसा शब्द सुनेंगे वैसा आपका माइंड बन जाएगा। एक आप वो हैपेजेट से गाने, वो लाउड म्यूजिक जिनका कोई सुर ताल नहीं, वो सुनते हैं, और एक आप राग सुनते हैं, क्लासिक म्यूजिक सुनते हैं, तो कौन सा सूथिंग करेगा आपको? क्लासिक म्यूजिक सूथिंग। आप कहोगे यार क्या, मैं तो आनंद आ गया, स्टेबल हो गया। रोशन सर बैठे हैं, वो मेडिटेशन कराते हैं, तो ही यूज सम म्यूजिक। क्यों कराते हैं? इसीलिए कि वो म्यूजिक जो है वो सुनने वाले को आत्मविस्मृत कर देता है। आत्मविस्मृति मतलब खुद से, उस खुद के बारे में सोचने को वो बंद हो जाता है, नहीं तो वो अपने दुखों में ही खोया रहता है। कुछ समय के लिए वो म्यूजिक जो है आपको आपसे दूर ले जाता है। कहने का मतलब कि आप अपने जो दुख हैं उनको भूल जाते हैं। वही योग में नाद है हमारे लिए, वो योगी नाद को सुनते हैं अपने मन को रोकने के लिए, क्योंकि कॉन्शियसनेस को कहीं टिकाना है ना, तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। आप उसको साउंड दे दो, आप उसको कोई पिक्चर दे दो, आप उसको कोई सीनरी दे दो, आप उसको कोई स्मेल दे दो। एक हवन की स्मेल है, एक फूलों की स्मेल है, ये सब फ्रेगनेंस आपको क्या करती हैं? सूथिंग करती हैं। और एक आपको कोई कूड़े के ढेर के आसपास ले जाओ तो आप परेशान हो जाओगे, आप विचलित हो जाओगे कि यार बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो ये 5 जो ऑब्जेक्ट्स हैं इंद्रियों के, ये 5 इंद्रियों के विषय जो हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भी आहार हैं, ये भी शरीर के अंदर जा रहे हैं। तो आहार की शुद्धि करने से आप सत्व की शुद्धि करते हैं। सत्व की शुद्धि का मतलब अंतःकरण की शुद्धि आप करते हैं। हमारे यहाँ छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत अच्छी सेइंग है जिस पे बहुत रिसर्च हो रहा है, हर चीज़ पे रिसर्च हो रहा है। हमारा सुश्रुत की डेफिनेशन पे रिसर्च हो रहा है, इस पे रिसर्च हो रहा है कि ये चीज़ें हैं क्या, अंदर क्या जा रहा है हमारे। तो वहाँ आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभते सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। क्या?
कि आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, आपके अंदर सत्व गुण बढ़ता है, आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है, आपका चित्त जो है एकाग्र होता है। जब आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा तो ध्रुवा स्मृति, आपकी जो मेमोरी है जो लॉस हो गई है वो रिस्टोर हो जाएगी। बैटल फील्ड में जाके अर्जुन की मेमोरी लॉस हो जाता है, वो भूल जाता है कि मैं यहाँ युद्ध करने आया हूँ, अब वो पुरानी बातों में अटक जाता है। तो जीवन के तो दो ही आधार हैं, एक्सपीरियंस और मेमोरी। ज्ञान कैसे बनता है आपका, या तो मेमोरी से या एक्सपीरियंस से, न्यू एक्सपीरियंस से। कोई भी चीज़ नया अनुभव करते हो फिर वो मेमोरी बन जाती है। मेमोरी से आप रिकॉल करते हो, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा दोस्त था। अगर मेमोरी ना हो तो आप एक क्षण भी नहीं चल पाओगे। उसी को वो साइंस शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये मेमोरी लॉस ही तो है एल्जाइमर। आई हैव अ एल्जाइमर। आजकल हमारा इंट्रोडक्शन ऐसे ही हो जाता है ना, आई हैव डायबिटीज़, है ना। हम बीमारियों को ज़्यादा बताते हैं, अच्छाइयों को कम बताते हैं। तो वो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभते। जैसे ही स्मृति रिग्रेन होती है, आपकी मेमोरी रिगेन होती है, सर्व ग्रंथि नाम, ग्रंथि मतलब नॉट्स, जिसको योग में हम क्या बोलते हैं, नॉट्स, ग्रंथियां खुलती हैं, जो भी ऑब्स्टकल्स होती हैं वो हट जाती हैं, विप्रमोक्षः, और आप रिगेन कर जाते हो। तो आहार की शुद्धि, अब वो आहार आपका फूड भी है और ये 5 विषय भी इंद्रियों के, तो इंद्रियों के विषयों पे जब आप प्रत्याहार लगा लेते हो तो वो मन आपका शुद्ध हो जाता है। उधर प्राणायाम है, कितनी बड़ी परिभाषा, पतंजलि कितनी बड़ी टेक्निक बता रहे हैं आपको उस साइकी को कंट्रोल करने की। पहले अध्याय में उन्होंने प्राणायाम की एक टेक्निक का वर्णन किया, वहाँ इस चित्त को अशांत करने के 9 ऑब्स्टकल्स उन्होंने बताए। कितने ऑब्स्टकल्स बताए? 9। उनको अगर आप डिक्शनरी में जाके देखोगे तो आज की साइकोलॉजी की बहुत सारी बीमारियां आपको समझ में आ जाएंगी जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी से क्रिएट होती हैं। व्याधि है, सत्यान है, संशय है। संशय तो हमें हर जगह रहता है, डाउट। व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, नॉन सीरियसनेस, है ना। अब मेरा ये काम करने की इच्छा नहीं है, अबे तुझे अभी करना है, नहीं कल बाद में करूँगा, ले फिर थप्पड़ खा ले, ये क्या बात। आप लेजीनेस, अब लेजीनेस से आपकी इच्छा ही नहीं कर रही तो आपका गया। अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार थोड़ी करेगी। आप गए इंटरव्यू देने, प्रिंसिपल ने कहा जी अच्छा आप योग के टीचर हैं, जरा चक्रासन करके दिखाओ। आपने कहा मैडम गिव मी 1 मंथ, मैंने पहले किया नहीं जाता, मैं पहले, वो 1 महीना देगी आपको। यू हैव टू बी रेडी। अपॉर्चुनिटी कभी वेट ही नहीं करेगी आपका। तो आपका प्रमाद आपकी नौकरी खा गया, रह गए आप। यस और नो? कि 1 महीना सर की एडवांस क्लास में आओगे स्टैंडिंग चक्रासन फिर सीख के फिर जाओगे नहीं। तो ये प्रैक्टिस करनी है, वो कितना अच्छा आपको सिखा रहे हैं, रोज का अभ्यास, तभी तो कहा निरंतर अभ्यास। व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, आलस्य बड़ा तो कोई शत्रु ही नहीं है हमारा। आज करे सो कल, कल करे सो परसों, फिर करना ही नहीं। थैंक यू। क्या उल्टा है, कल करे सो आज, आज। पर हमारी अप्रोच तो यही होती है कि भैया कल कर लेंगे, आज मौसम ठीक नहीं, ठंड है, क्या मूंगफली खाओ, मजे करो, क्या करो। व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, सही सही चीजों को ना समझना, है ना। भ्रांति दर्शन, रस्सी को देख के सांप का इल्यूजन पैदा कर दिया आपने, अब रस्सी क्या करे या सांप क्या करे, आप तो पागल हो रहे हो। रात को जा रहे हो, रस्सी पड़ी है, आपने कहा सांप है, मैं तो यहीं बैठूंगा, आगे नहीं जाऊंगा, ना लाइट है, कुछ नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, कुछ भी नहीं। भ्रांति हो गई आपको, क्या करोगे। सुबह तक इंतजार कर रहे हो बैठे, जब सुबह हुआ हो ये तो रस्सी थी, मैं ही बेवकूफ़ बन गया, इमीडिएटली सांप का आपका गया, आपके भय चला गया। तो भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिगत और अनवस्थित्व, अनवस्थित्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन रिटेन कैनॉट, व्हेन अटेन कैनॉट रिटेन, आपको मिला पर आप रिटेन नहीं कर पाए, चोटी पे तो पहुंच गए पर फिसल गए दोबारा से। इसलिए वो कहता है कि दीर्घकाले निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो रिटेन नहीं हो पाएगा। जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन आपसे चक्रासन नहीं हुआ, बाकी दिन तो हो रहा था, क्योंकि आपने 15-20 दिन से छोड़ दिया था करना, कोई शादी पार्टी बीच में आ गई। जब रोज खाना खा रहे हैं तो रोज भी अभ्यास भी करना पड़ेगा ना। तो ये चित्त के अंतराय हैं, विक्षेप हैं, ऑब्स्टकल्स हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी हैं। और फिर वो कहता है 4 और गिफ्ट में है, सहबू कहा उसने, दुख दौर्मनस्य, अंग जयत, श्वास प्रश्वास। अंग जयत, बैठे बैठे पाँव का अंगूठा हिल रहा है, हाथ हिल रहे हैं, पाँव हिल रहे हैं, स्टेबिलिटी है ही नहीं, अंगों में कंपन है, बढ़ता बढ़ता पार्किंसन बन जाता है। आयुर्वेद उसको कंपवात बोलता है। क्या करोगे।
ये इमोशंस हैं हमारे, बढ़ते बढ़ते इतने चले जाते हैं, आपको कंट्रोल करने ही नहीं आ रहे हैं, उनको चैनलाइज ही नहीं करना आ रहा। अब उनके पास क्या है, केमिकल, हमारे पास हमारी साइंस है। तो ये चित्त के प्रसादन के उपाय में पतंजलि बता रहे हैं, प्रच्छदन विधारणा व्यायाम प्राणस्य, एक टेक्निक वो पहले अध्याय में बता रहे हैं, बाकी तो उन्होंने सेकंड चैप्टर में बताई है। पहली टेक्निक क्या है वो बता रहे हैं कि सांस को बाहर निकाल के रोको, क्योंकि सांस की सत्ता पे आपकी इंद्रियों की सत्ता खड़ी है। जब सांस ही नहीं होगा, करंट ही नहीं होगा, तो पंखा कैसे चलेगा। व्हेन आई एक्सेल एंड पुट अ बाह्य कुंभक, तो मन स्टैंड स्टिल हो जाएगा। मन स्टैंड स्टिल हो गया, लगाम स्टैंड स्टिल हो गई, तो इंद्रियां भी स्टैंड स्टिल हो जाएंगी। सारी इंद्रियों में लड़ाई होती है, भैया मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ। वो कहते हैं अच्छा फैसला कर लेते हैं। बोले आंख तुम जाओ, हम देखते हैं आंख चली जाती है फिर भी लोग सर्वाइव कर लेते हैं, यस और नो। कान तुम जाओ, वो कहला चलो मैं जाता हूँ, जिसको सुनना कम है वो भी सर्वाइव कर रहा है। ऐसे सारी इंद्रियां बारी बारी से चले जाती हैं, जैसे प्राण जाते हैं सब नीचे गिर जाती हैं। तो प्राण है तो शरीर खड़ा है, प्राण नहीं है तो शरीर गिर जाएगा। तो सबसे ताकतवर कौन है, प्राण, उसी से तो ऊर्जा मिल रही है सारी इंद्रियों को। अब उसको चैनलाइज करना है आपने, कैसे कंट्रोल करना है, यहाँ तक का मेथड वो आपको बता आगे कि भैया ये टेक्निक है मेरी, मैं दे रहा हूँ। हठयोग सारा अंदर की बायोकेमिस्ट्री समझा रहा है, उसके लिए कुंभक अंत्य कुंभक है, उसको बाह्य कुंभक से वास्ता नहीं। वो कहता अंदर का कुंभक बढ़ाओ, इसलिए उसने रेशो बढ़ा दिया 1:4:2, कि जितना सेकंड आप सांस ले रहे हो उसका 4 गुना आपने अंदर रोकना है, तब आपकी इनर बायोकेमिस्ट्री आपके कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि उसका वास्ता, हड्डियों का वास्ता आपके शरीर को दीर्घ आयु देना है, 100 साल 150 साल जितना आप चाहेंगे उसके अनुसार चलें तो उसका वास्ता है। पर पतंजलि का वास्ता किससे, हाउ टू कंट्रोल द साइकी। फिर आगे प्राणायाम के वो अभ्यास में वो कहते हैं, इधर वो आसन के अभ्यास में कह रहे हैं, उससे पहले यम नियम है जो आपके मेंटल और मोरल प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। ये कोई इतने आसान थोड़ी है, सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, कुछ तो पालन करके देखो। दे क्रिएट सो मच कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। सत्य अहिंसा, हमने देश आजाद करा लिया। तो कितने बड़े ये हमारे प्रीसेप्ट्स हैं, वर्चूज हैं, जो हमारे को हमारा स्वावलंबन पैदा करते हैं, सेल्फ एस्टीम हमारे अंदर पैदा कर देते हैं, हम खड़े हो जाते हैं। और जब आत्मविश्वास आ गया तो सबसे बड़ा आपका गहना आपके पास आ गया, और कुछ है ही नहीं। फिर मन के हारे हार, मन के जीते जीत। फिर आसन है स्थिर सुखम आसनम, क्योंकि कर्मेंद्रियां भी आपके मन से जुड़ी हुई हैं, ज्ञानेंद्रियां भी हैं तो कर्मेंद्रियां भी हैं। किसी पोस्चर में आप स्टे करोगे तो आपका मन भी स्टेबल हो जाएगा, कार्य से कारण, इफेक्ट से कॉज पे आप चले जाएंगे। आप करके देखेंगे वृक्ष आसन, अगर आप अपने पड़ोसी से बात कर रहे हैं तो आपका वृक्ष आसन नहीं लगेगा, यस और नो। आपको उसके लिए फोकस होना पड़ेगा। फोकस कौन हो रहा है, मन। कौन हो रहा है, मन। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट कुंजी, जो योग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो स्पाइन है योग का, वो क्या है, प्राणायाम। तो कह रहा है हमने समझ लिया कि ये ब्रेथ है, इसको हमने चैनलाइज करना है। तो जैसे ही आप प्राणायाम करते हैं उसकी टेक्निक वो बता रहे हैं कई तरह से, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति 3 उसने बताए हैं, चौथा भी बताया कि इस तरह से अगर आप प्राणायाम करते हो, जो टेक्निक वो बता रहे हैं उसमें कुछ पॉज देते हो, तो वो पॉज कहाँ हो रहा है, आपके सटल बॉडी के अंदर। कहाँ हो रहा है, आपकी सटल बॉडी के अंदर। उससे क्या होगा, पतंजलि उसका इफेक्ट बता रहे हैं आपको प्राणायाम का। क्या सत्व की शुद्धि होगी, क्या काय की शुद्धि होगी, सत्व की शुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि होगी। वहाँ कंप्यूटर में तो आपके पास डिलीट का बटन है, मोबाइल में भी डिलीट का बटन है, आप व्हाट्सएप पे दुनिया जहाँ के मैसेज डिलीट मारते हो, गए। यहाँ के कैसे जाएंगे, एनीबडी गेस। मेडिटेशन तो अभी बात ही नहीं, प्राणायाम। प्राणायाम से जब हम उस चित्त को, उस हार्ड ड्राइव को क्लियर करेंगे, वो कह रहा है सत्व की शुद्धि होगी और चित्त में धारण की शक्ति बढ़ेगी, रिटेंशन की पावर बढ़ेगी। क्यों नहीं हम लेक्चर सुन पाते, रिटेन नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि चित्त में धारणा करने की शक्ति ही नहीं है, धारण करने की शक्ति ही नहीं है। इसी को तो लॉस ऑफ मेमोरी कह रहे हैं ना, सुबह का पढ़ा हुआ शाम को याद नहीं है, शाम का पढ़ा हुआ सुबह याद नहीं है। फिर पेपर में हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें निकलती हैं कहीं कहीं से, है ना। क्यों, उसमें चित्त में रिटेन रिटेन करने की पावर ही खो दी हमने। तो लिख रहा है कि आप प्राणायाम करो, इससे आपको ये फल मिलेगा। एक गीता, हमारा ये योग सूत्र सब रेडी रिकॉर्नर है, एक क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर, आपको दिमाग लगाना भी नहीं है, क्या फल है वो भी दे रहा है वो। आसन का फल दे रहा था तो द्वंद्व अभिघाता, कि जितनी भी ड्यूलिटी है,
जितने भी बैलेंस हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख, सब में आप समभाव हो जाओगे। द्वंद्वों का अभिघात, द्वंद्व जितने भी हैं खत्म हो जाएंगे। अभिघात मतलब खत्म। और क्या चाहिए आपको? ये होगी आपकी पर्सनैलिटी पूरी। प्राणायाम से क्या कह रहा है कि आपकी जो धारणासु, चित्त में धारण करने की शक्ति आएगी, और जब धारण करने की शक्ति आ गई, रिटेन करने की शक्ति आ गई, तो फिर क्या रह गया? फिर तो ध्यान लगाना है, समाधि पे पहुंचना है, एकाग्र होना है। तो ये जो हमारे अनकंट्रोल इमोशंस हैं, जो कीप ऑन रनिंग है, इसीलिए उसने कहा ना, अर्जुन सवाल पूछता है कि इच्छा ना करने पर भी हम गलतियां क्यों करते हैं, क्यों हम नहीं कर पाते? वो कहता है ये जो रज रूपी, रजस रूपी यानी चंचल जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, ये जो मन में काम क्रोध मोह लोभ हैं, ये जब एक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं, तो ये आपको इंस्टेबल बना देते हैं। अब उसको भी मोह एग्रीवेट हो गया, मोह आ गया तो वो लड़ ही नहीं पा रहा, वो कह रहा मैं तीर चलाना ही नहीं है, मेरे रिश्तेदार। पहले ही सोचना शुरू कर दिया उसने, प्री सपोजिशन करना कर दिया। तो बस एक मिनट, फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मोह रूपी उस जड़ता ने उसको उसके एक्शन से रोक लिया। यहाँ पतंजलि आपको विक्षेप बता रहे हैं जो आपके चित्त को स्टेबल नहीं होने दे रहे, और उसके बाद चित्त प्रसादन के रूप में उन्होंने उपाय बताए हैं। मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है। अब करुणा से भरा कौन सा भाव है? सबसे बड़ा साहित्य में रस कौन सा है? कंपैशन का। आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में एक्शन हैज ए रिएक्शन। आप करुणा का भाव किसी को देते हैं या पैदा करते हैं तो आपके अंदर वो हार्मोनल स्टेबिलिटी पैदा होती है, जो आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं वो आपको आपके अंदर से सीक्रेट होते हैं, तो बस आप स्वस्थ हो गए। तो करुणा का भाव जो है, उधर तो आउटर वर्ड में तो कंपैशन है, अंदर अंदर के वर्ड में आपकी थेरेपी है। अब चल रहा है ना आजकल कई तरह से योगा चल रहा है, कैट योगा, डॉग योगा। वो क्या है? उसको पास रख के उसके ऊपर हाथ फेरते फेरते सूर्य नमस्कार हो रहा है, आसन हो रहे हैं। क्यों? साथ साथ भावों की शुद्धि हो रही, कंपैशन आ रहा है। क्योंकि मशीनी आदमी के पास कंपैशन नहीं था, वो तो मशीन ही बन चुका है, उसमें कोई इमोशंस नहीं है, कोई दया का भाव नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। तो कैसे अब जगाएं? और अभी तो इस टेक्नोलॉजी ने तो हमें और ज़्यादा मशीनी बना दिया है। हम में कोई एस्थेटिक बीइंग ही नहीं है, ना हमें ड्राइंग पसंद है, ना हमें म्यूज़िक पसंद है, ना लिटरेचर पसंद आ रहा है, ना किताबें पढ़नी पसंद आ रही हैं। सब कुछ वो वहीं सिमट के रह रहा है। तो ये सब हमें समझना होगा और योग से हमें युक्त होना पड़ेगा। और इसी को, सर टाइम कितना हो गया? 2:30 बज गए? पूरे हो गए? तो अब ये बस इतना ये हमने समझना है कि ये जो वे ऑफ लाइफ, साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ का मतलब यही है कि अपने आप को समझना। अपने आप को समझना मतलब अपनी फिजिकल बॉडी को समझना, अपनी मेंटल बॉडी को समझना, उसके कॉन्स्टिट्यूशंस को समझना, वो किससे बनी है, कौन चला रहा है। अगर इधर वात पित्त कफ चला रही है तो उधर काम क्रोध मोह लोभ चला रहे हैं, तो इनको कैसे बैलेंस करना है, कैसे इक्विलिब्रियम बनाना है, यही आपका वे ऑफ या साइंस ऑफ जो योग है, वे ऑफ लाइफ है। तो जब हम योग में हो जाएंगे, स्व में अवस्थित हो जाएंगे, तो ना कोई हम बीमार पड़ेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। आई थिंक इतना बहुत है आप लोगों। अब आपके कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है, बड़ी विडंबना है। एक ये ये छोटा सा ही है। विडंबना ये है कि कितना सरल, कितना मधुर और कितना आनंददायक लगता है ये सुनना और करना भी, लेकिन हो तो पाता नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही एक और सवाल जुड़ जाता है। सब ज्ञान में, सब धर्मों में ये कहा गया है कि नो दाई सेल्फ, मतलब कि अपने आप को जानो। अब अपने आप को जानो तो फिर पहचानो, तो फिर ये जो बातें कही गई हैं हर एक व्यक्ति की नहीं भी चलती इस तरफ। तो एक तो जानना है, जानना, अगर अंदर जो आप बंद करके आंखें सोचते हो आपके साथ बहुत कुछ होता है, आपने बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हुआ है, तो आप कैसे जानोगे कि आप क्या हो? अगर वो आपको देखे आप अंदर से हो ही राक्षस या हो ही देवता, तो ये दुनिया में नहीं रह सकते। तो ये चीजें करें तो फिर उसको नो दाई सेल्फ कैसे कैसे जोड़ोगे? समझ आया आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। यही क्वेश्चन जब आप घर जाएंगे, गीता खोलेंगे, 17वें अध्याय में अर्जुन पूछ रहे हैं। क्योंकि अर्जुन के तो हर कितने क्वेश्चन है, उस सब क्वेश्चन ही के आंसर दे रहे हैं वो, बार बार एक क्वेश्चन खत्म होता है दूसरा शुरू, तैयार ही रहता है। तो पहले जो क्वेश्चन था कि भाई
इच्छा ना करने पर भी गलतियाँ क्यों होती हैं, तो उसका आंसर वो देते हैं ये मन कराता है। कि अगर मन को तुम नहीं रोकोगे तो ये सारी गलतियाँ होंगी। ये काम क्रोध मोह लोभ जो हैं, ये इस मन को इतना वेग देंगे कि मन बुद्धि को नीचे खींच लेगा, तो बुद्धि में सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी। तो हमें समझना होगा, जिसको हम समझने कह रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ की जो नॉलेज है वो यही है। फिर आगे 17वें अध्याय में वो कहते हैं कि जो इस तरह से नहीं समझ रहा, जिसको ये जो शास्त्रों के अनुसार काम नहीं कर रहा या इस तरह से समझ के काम नहीं कर रहा, तो वो कैसे काम कर रहा है। तो वहाँ वो उसका वो आंसर देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। वो समझाते हैं कि जो इस तरह से काम नहीं कर रहा वो अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है। स्वभाव वर्तते, कि जैसा जिसका स्वभाव होगा वो वैसा ही काम करेगा। तो 17वें अध्याय में उन्होंने 3 शब्द यूज किए हैं, आप नोट डाउन कर लो। सत्व, प्रकृति और स्वभाव, तीनों का मतलब एक ही है। सत्व का मतलब आपका मन, स्वभाव जिसको हम कहते हैं ना मेरा स्वभाव यही है, नेचर, और प्रकृति। वो कहते हैं जैसा स्वभाव होगा वैसा ही आप आचरण करेंगे। फिर उन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई है कि जो सात्विक है वो किस उसकी क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी, इवन उसका फूड कैसा होगा, उसके एक्शन कैसे होंगे, उसकी परसेप्शन कैसे होगी। जो राजसिक प्रकृति का है तो उसको राजसिक टेस्ट ही पसंद आएगा। तो उन्होंने उस 17 चैप्टर में टेस्ट और सेंटिमेंट्स के हिसाब से 3 पर्सनैलिटी को डिफाइन किया, सत्व रज और तमस, तीनों की परसेप्शन, तीनों के एक्शन, तीनों के फूड को डिफाइन किया। अब यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता। फिर वो जो ये कह रहे हैं वो यही है कि वंस वी अंडरस्टैंड, जब हमारे पास एक रेडी रिकॉर्नर है, हमने मैच कर लिया। जैसे हम अपने आप को ओबीस कैसे कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स है ना हमारे पास, इफ इट इज मोर देन 25 वी आर ओबीस, है ना। आपका वेट बटा हाइट मीटर स्क्वायर जो भी कैलकुलेशन का उसका फॉर्मूला है। तो अगर हमारे पास रेडी रिकॉर्नर है, हम उसको देखते हैं कि भैया हमारी हाइट और वेट जो रेशियो है वो सम है या नहीं है। अगर इतने पॉइंट से ज़्यादा है तो हम ओबीस हैं। ऐसे ही वो हमारे पास एक रेडी रिकॉर्नर है, हम अपनी अपनी पर्सनैलिटी को रेडी रिकॉर्नर से मैच करें। इफ आई एम इनटू द तमस, देन आई हैव टू प्रैक्टिस ऑफ योग और टेक दिस टू दिस साइंस टू क्रिएट फ्रॉम दिस ट्रैवलिंग फ्रॉम तमस टू रजस टू सत्व। मेरा लक्ष्य तो कौन सा होना चाहिए, सात्विक पर्सनैलिटी के लिए। तो फिर बात वही आती है कि जब हमें ये पता भी लग गया, इंसाइट भी मिल गई, तो फिर हमारे पास कई तरीके हैं उस चीज़ को चेंज करने के, तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक। अब कह रहे हैं जिसको योग नहीं करना वो लिटरेचर पढ़े, जिसको लिटरेचर नहीं पढ़ा वो कलाओं का सहारा ले। कितने सारे मेथड है, ये सारे जितने भी जो हमारी टेक्निक्स थी, 64 कलाएं थी हमारे पास। तो बोले ये कितनी सारी कलाएं हैं, किसी को रास्ते को पकड़ लो। ऐसे गीता में कहा ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जो रास्ता आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है उस पर चलो। पतंजलि ने भी एक जगह कहा समाधि होने करने के लिए, फर्स्ट चैप्टर में उसने एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया। हर किसी को हर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो फर्स्ट चैप्टर में वो कहता है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, मतलब गोलगप्पे अच्छे लगते हैं तो उसी में मेडिटेट करो, उसी से तुम समाधिस्थ हो जाओगे। वो यहाँ लिख रहा है पहले सूत्र में, फर्स्ट चैप्टर के यहाँ पे। जब आप चित्त प्रसादन के उपाय पढ़ते हो तो देखो ये बड़ा अच्छा सूत्र है, आप इसको विषयवती व प्रवृत्ति रूपपना मनसा स्थिति निबंधनी, कि जैसे आप जिस विषय को आपको जो अच्छा लगता है उस विषय के ऊपर आप अपने आप को टिका लो। जरूरी तो नहीं कि हर किसी को कोई चीज़ पसंद आएगी, तो ये तक उसने लिबर्टी दी है कि क्योंकि वो मन है ना, उसको तो कोई चीज़ पसंद आए, किसी को कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, किसी को कौन सी चीज़ पसंद, तो जिसको जो। अब हमारे यहाँ कई साधनाओं की ऐसी पद्धतियाँ हैं वो बड़ी मेलेफिक होती हैं, तो हम कहते हैं ये वाली पद्धति में तो ये सब करते हैं, तो उनको वो पसंद आ रही है, गोल तो वही है पर उनका रास्ता वो है। तो ऐसे है, तो जिस भी चीज़ को आपको पसंद है वहाँ आप अपनी कॉन्शियसनेस को रोको। बड़ा अच्छा सवाल, हाँ जी। नहीं वो तो चलो उसका बैकग्राउंड है ना, ये सिर्फ उस एपिसोड की बात हो रही है जहाँ आके वो बिल्कुल स्टकअप हो जाता है, कहता है मैंने लड़ना नहीं। वो तो पीछे का बैकग्राउंड, युद्ध तो कारण तो बना ना।
देखो सबकी सबकी अपनी अपनी प्रतिज्ञा थी। इवन अर्जुन ने भी एक प्रतिज्ञा ले रखी थी, वो क्या था जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कि उसको मैंने शाम तक संध्या सूर्य अस्त होने से पहले पहले खत्म करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि तूने इतना बड़ा लोड क्यों ले लिया अपने मन पे, पहले ही ले लिया। मान लो 1%, वो तो मान रहे कि तू कर देगा, और 1% तूने नहीं करा तो फिर क्या होगा। तो हम पहले ही उस चीज़ का इतना लोड ले लेते हैं किसी भी चीज़ का, है ना। तो ये वहाँ तो वो एक सिर्फ सिंपल एक एपिसोड के माध्यम से हम सब के लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान है जिसको हमें यूज़ करना चाहिए। तो वो भी हम सब हमेशा ऐसे ही किसी ना किसी जीवन में द्वंद्व में फंसे रहते हैं, चौराहे पे खड़े रहते हैं ना, इधर जाएं उधर जाएं। तो उस माध्यम से वो हम सबका ही उपकार हो रहा है। हमें उस थीम से यही समझ में आता है कि जब भी हम ड्यूलिटी में हों तो हमें कैसे अपने आप को इक्विलिब्रियम में लेके आना है। तो वहाँ उसका वो सिग्निफिकेंस है। और बोर होना है फिर क्यों बैठे हो। थैंक यू सो मच।